जय हिंद। आज हम लोग क्लास 7 का हमारे अतीत अध्याय नंबर 2 नए राजा और उनके राज्य के बारे में जानेंगे। हमने इससे पिछले वीडियो चैप्टर 1 के बारे में बताया था, जिसमें हमने 1000 सालों में हुए परिवर्तनों की पड़ताल के बारे में जाना था कि 1000 सालों में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या नए नए परिवर्तन आए, इन सभी। अब इसमें जानेंगे कि इन्हीं 1000 सालों के बीच कई सारे राजतंत्र आए, कई नए नए राजा उभरे और अपने राज्यों का वर्चस्व को कायम किया और दादागिरी एक प्रकार से कह सकते हैं अपना बढ़ाया और अपने मनमाने ढंग से अनुष्ठान वगैरह भी करवाया था। आइए जानते हैं। देखिए, यहाँ एक मानचित्र दिख रहा है। इस मानचित्र में बता रहा है कि गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चहमानों के स्थान का निर्धारण किया गया है। क्या आप उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? मतलब यहाँ कुछ साम्राज्य के बारे में, गुर्जर प्रतिहार एक था राज्य, ये राजा थे, राष्ट्रकूट वंश था, पाल वंश था, चोल वंश था, चौहान वंश जिनको चहमानो भी कहा जाता था। इन सारे लोगों का कहाँ कहाँ राज्य था, कहाँ कहाँ साम्राज्य फैलाए हुए थे, इन सारे बातों पे इसमें मानचित्र में दिखाया गया है। आइए चैप्टर की ओर चलते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मतलब कि 7वीं शताब्दी तक प्राचीन युग कहलाता था, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद मध्य युग आ गया था, जिसमें हमने पिछले वीडियो में भी बताया था चैप्टर 1 में। आइए आगे जानते हैं। मानचित्र 1 में उप महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। मतलब कि प्राचीन युग के बाद जो मध्य युग था उसको भी इतिहासकारों ने 2 खंडों में बांटा है। पहला मध्य युग और दूसरा मध्य युग। प्रथम मध्य युग जो है वो 7वीं से 12वीं सदी तक आता है, और दूसरा जो है वो 12वीं सदी के बाद से 18वीं सदी तक आता है। अब आगे देखते हैं। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उप महाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीदें की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी कहा जाता है, महामंडलेश्वर का मतलब इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी का आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। बता रहा है कि 7वीं शताब्दी के समय में भूस्वामी जो थे, जो जमीनों के मालिक होते थे, अपने राजा से, उन्हीं को सामंत बोला जाता था, और वे अपने राजा से अलग हो जाते थे, इतना शक्तिशाली हो जाते थे कि कभी कभी वे अपने आप को राजाओं से कह देते थे कि हम आज़ाद हैं, हम खुद में सर्वोपरि हैं। आगे देखते हैं। इस तरह के एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया, मतलब पूजा किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे आजक जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों ने पुरुषों के अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पे कदम्ब, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। यहाँ चित्र 1 में बता रहा है एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है, मतलब ये उस समय की चित्र है राष्ट्रकूट साम्राज्य का। यहाँ पे एक प्रश्न में पूछ रहा है, क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? हमें तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उस समय जिसके पास शक्ति होती थी वो अपने आप का एक नया क्षत्रिय इतिहास रच सकता था। आगे देखिए, बता रहा है नया टॉपिक है राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारियों तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता का साझेदारी करते थे। मतलब कि इतने ताकतवर होने के बाद भी समझौता किए हुए रहते थे अपने
ब्राह्मणों के साथ या किसानों के साथ कि ठीक है आप इतना चलाइए, आप इतना, आपके लिए जमीन का ये हिस्सा रहेगा, इस तरह का समझौता और साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादकों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, मतलब जो व्यापारी बिजनेस करते थे उन लोगों से भी राजस्व, एक प्रकार का कर होता है, एक प्रकार टैक्स होता है जो लिया जाता था, वहाँ का राजा लेता था। आगे देखिए 400 का एक टॉपिक आया है, देख लेते हैं। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेटी, जो नकद के बजाय श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करने पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति पर उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। मतलब इन सारे चीज़ों पर टैक्स लगता था। यहाँ तक कि पैसे के जगह श्रम यानी मेहनताना भी करना पड़ता था, जैसे किसी के घर जाके काम करना, इस तरह का भी टैक्स के रूप में लिया जाता था। आज के समय में टैक्स का मतलब होता है पैसे देना, लेकिन उस समय शारीरिक श्रम भी करवाया जाता था। और इस तरह के पेड़ पर चढ़ने के सीढ़ी तक का टैक्स दिया जाता था। पारिवारिक संपत्ति जो आपके पिताजी का, आपका, उसके बाद आपका हो जाएगा, उस चीज़ पे भी टैक्स दिया जाता था। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, मतलब राजा अपना व्यवस्था इन्हीं पैसों के माध्यम से चलाता था। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे, यानी इन चीज़ों, इन पैसों का या इन सारे संसाधनों का मंदिर वगैरह बनाने के लिए या कोई दुर्ग यानी सैनिकों के ठहरने का जगह करने के लिए, इन सभी में इन पैसों या इन संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनमें लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। आगे बता रहा है, राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों को नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। मतलब जो ये राजस्व वसूलने का, टैक्स वसूलने का जो था वो वंशानुगत मिलता था। और सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी भी इन ओहदों पर होते थे। आगे बता रहा है, प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्दाश सत्य नहीं भी हो सकते थे, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती कि शासक खुद का कैसे दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। प्रश्न पूछ रहा है, प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था। मतलब जो उस समय टैक्स वगैरह लेते थे और शासन वगैरह करते थे, उस समय और आज के समय में प्रशासन, किस प्रकार प्रशासन व्यवस्था भिन्न भिन्न है, इन सारे बातों के बारे में चर्चा कर रहा है। आगे जानते हैं। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति बारे में पढ़ा था, मानी उनका प्रशंसा, उनका तारीफ करना। और यहाँ पे भी नागभट्ट की उपलब्धियां में बताया जा रहा है ऐसा कि उस समय भी कई शासकों ने अपनी प्रशस्तियों में बखान किया था, अपने बारे में तारीफें करवाई थी। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर, जो मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। मतलब नागभट्ट नाम के एक राजा थे और जिनको प्रतिहार नरेश भी प्रतिहार वंश के थे, उनके कामों का वर्णन किया गया कि आंध्र में सैंधो यानी सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राज्य उनके आगे तभी धाराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। मतलब यहाँ बता रहा है कि ये जो नागभट्ट नरेश थे वो जब राजकुमार थे, कम उम्र के थे, उस समय इन्होंने सिंध पे, महाराष्ट्र का एक हिस्सा, विदर्भ पे, कलिंग जो उड़ीसा का हिस्सा था, इन सभी पे उसी समय इसके आगे घुटने टेक दिए थे और ये इनको जीत लिए थे। आगे उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजय किया। उन्होंने वंग बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुर्क तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य हैं, इन राज्यों को पराजित किया था और अपने राज्य में मिलाया था। ये सारी उनकी प्रशस्तियों यानी उनकी तारीफों में पता चलता है, जो कि उस समय के विद्वानों ने लिखा था इनके बारे में। आगे बता रहा है कि इस अभिलेख में उल्लिखित इलाकों में से कुछ का मानचित्र एक में ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे, मतलब अपने अपनी तारीफ उन लोग क्यों करते थे, आपके विचार से क्या हो सकता है, सोचिए। आगे यहाँ चित्रद्वय एक नीचे चित्र दिख रहा है, इसके बारे में जान लीजिए। यह
थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है। मतलब पहले, आज के समय में जो किताबें होते हैं पहले इसी तरह से लिखे जाते थे, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। मतलब कितने भूमि उसने दान दिए थे उसके बारे में। जिन कड़ियों से यह पत्र जुड़े उन पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। ये चित्र इस तरह से बातें बताता है। आगे जानते हैं, राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। यह ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। आगे बता रहा है इन भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर इस भूमि पर ये चीजें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बांबी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अनागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झील। जिससे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाले कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाले कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाले कर को वसूल कर सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माल पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उससे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। इस तरह से भूमि के साथ इतने सारे चीजें दिए जाते थे और जिसको भूमि मिलता था वह इन चीजों से कर वसूल कर सकता था। इस प्रकार आगे बता रहा है कि लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बना सकते हैं और विचार विमर्श कर सकते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे होता था। मतलब सिंचाई, पानी पटाने का जो तरीका था उस समय बहुत सारे थे और उसका कैसे इस्तेमाल होता होगा। 12वीं शताब्दी में एक वृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हण ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासों समेत अन्य तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियों के लेखक से भिन्न वह अवसर अक्सर शासकों और उसकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। मतलब सभी लोग अपना अपना प्रशस्ति लिखवाता था, अपना प्रचार प्रसार करता था कि हम महान हैं, हम महान हैं, ऐसे करके जो दान करता था उन सारे चीज़ों का करता था। आगे बता रहा है नया टॉपिक, धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। बताते चले कि उस समय 3 ही मुख्य शासक थे जो पूरे साम्राज्य को संभाल रहे थे, जिसमें गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। वैसे छोटे छोटे शासक और भी थे लेकिन ये सबसे शक्तिशाली शासक थे और ये आपस में भी लड़ते रहते थे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसा कि हम देखेंगे कि पृष्ठ संख्या 62 से लेकर 66 तक शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया, कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों को प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे और जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे उसके बारे में हम लोग अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ेंगे। आगे बता रहा है अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान। सुल्तान यहाँ एक शब्द आया है, इस शब्द का मतलब होता है अरबी भाषा में कि शासक, जो शासन करता है उसको शासक, उसी को सुल्तान बोला जाता था। ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है, उसने 997 से 1030 तक शासन किया। अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। मतलब मंदिरों से काफ़ी चीज़ें ये संपन्न मंदिरों से लूट कर ले जाता था, बार बार युद्ध करता था और उसी मंदिर को ये निशाना बनाता था जो महमूद गजनवी था। और इसने अपनी राजधानी में काफ़ी वैभवशाली राजधानी का निर्माण भी किया और उसमें उसका खर्च का बताया जा रहा है। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने
अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहानों के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की और अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जो 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। आगे बता रहा है चोल राज नजदीक थे एक नजर। मानचित्र 2, मानचित्र 1 में हम लोगों ने वहां देखा था, और यहाँ मानचित्र 2 में चोल राज्य और उसके पड़ोसी के बारे में बता रहा है कि इसके अड़ोस पड़ोस में कौन कौन से राज्य थे चोल राज्य। आइए जानते हैं। उरायूर से तंजावुर तक आप मानचित्र में देख सकते हैं चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा से मुठरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंश ये प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालया ने 9वीं सदी के मध्य में मुठियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुभव सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालया के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर विस्तार किया। उसने साम्राज्य का प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। आगे बता रहा है भव मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास के विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों को निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर आदि। देखिए यहाँ चित्र 3 में जो दिख रहा है ये यही गंगई कोंडाचलपुरम का मंदिर है, जिसको राजेंद्र प्रथम यानी राज का बेटा बनाया था, जिसकी छत जो बता रहा है कि क्रमशः पतली होती गई। यहाँ चित्र में आपको दिख रहा होगा कि छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है, उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई है उन्हें भी देख सकते हैं। ये मंदिर है जो राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाया गया था। अब जानते हैं कि इस मंदिर से जो खर्च आता था, जो इनकम आता था, उसको किन किन लोगों में खर्चा किया जाता था। बताया कि पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि इन सभी पे खर्च किया जाता था। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मतलब मंदिर में केवल पूजा पाठ नहीं होता था, लेकिन जो वहाँ दान दक्षिणा होता था उससे आर्थिक स्तर पर लोग मजबूत बनते थे। समाज में भी उसका था दबदबा। सांस्कृतिक जीवन मतलब कि रहन सहन पर, इन सारे चीज़ों पर भी डिपेंड करता था। पूजा पाठ मतलब उस समय का धर्म के बारे में बता रहा है। इस तरह से सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमा बनाने का काम। कांस्य एक प्रकार का कांस्य से बनाया जाता था मूर्ति, जैसे लोहे से, सोने से, चांदी से, इस तरह से बना होता था। वैसे कांस्य भी एक प्रकार का धातु था जिससे प्रतिमाएं बनाई जाती थी, यानी मूर्तियां बनाई जाती थी। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबके उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। मतलब देवी देवताओं के जो पूजा करते थे उन भक्तों की भी कुछ प्रतिमाएं बनाई जाती थी जो देखने लायक होती थी, जो काफ़ी महत्व से होते थे। आगे बता रहा है कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकास के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 में जाके देख सकते हैं कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी
उलीचती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी शताब्दी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन का समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी के खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। यहाँ देखिए एक चित्र 4 में दिखा रहा है। जो चित्र दिख रहा है ये एक चोल कांस्य प्रतिमा है। कितनी सावधानी के साथ इसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कर सकते हैं। ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती होगी, ये जानने के लिए आप अध्याय 6 में देख सकते हैं, जो कि हम आगे बताएंगे। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे जाते थे, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए थे। स्मरण रहमानी याद रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। मतलब अपने पूरे क्षेत्र में जो साम्राज्य होता था उनके हर एक क्षेत्र में पानी कैसे कैसे पहुंचे, हर जगह कितनी पानी जानी चाहिए, इन सारे चीज़ों पर एक बंटवारा होता था। और ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी भी दिखाई थी। यही बता रहा है चित्र 5 जो ऊपर दिख रहा है। ये 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार है। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बंधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। देखिए उस समय का साम्राज्य में सबसे बड़ा होता था खेती। आज भी देखिए खेती, हर इंसान का भोजन की जरूरत होती है, तो भोजन तो खेती से ही मिलेगा। और उस समय भी खेती ही सबसे बड़ा व्यापार कह सकते बिजनेस था। तो खेती के लिए पानी का बहुत जरूरी था, इसलिए वहाँ की जो चोल साम्राज्य थे काफ़ी सिंचाई पर ध्यान देते थे। आगे जान रहे हैं साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, यानी बस्तियों को, गांवों को उर कहा जाता था, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाड़ू कहा जाता था। ग्राम प्रसिद्ध और नाड़ू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वेलल्ला जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाड़ू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान कहा जाता है। मुवेंद वेलन का मतलब अरैयर, जो प्रधान, आज के समय में प्रधान कहते हैं, जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे थे। आगे बता रहा है भूमि के प्रकार। उस समय भूमि कितने प्रकारों से होती थी। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। जैसे पहला था वेल्लन वगाई, जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होते थे, मतलब जो ब्राह्मण नहीं होते थे उन किसानों की भूमि को वेल्लन गाई कहा जाता था। दूसरा था ब्राह्मण दय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्राह्मण दय कहा जाता था, इस भूमि के प्रकार को। साला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, जो विद्यालय होते थे उसके रखरखाव के लिए जो भूमि था उसे साला भोग कहा जाता था। देवदान या तिरुनामट्टुकनी, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, ऐसे भूमि को देवदान कहा जाता था जो मंदिरों के उपहार में दी जाती थी। आगे है पल्ली चंदनम, जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि, जो जैन धर्म के संस्थानों को दान दी जाती थी वैसे भूमि को पल्ली चंदनम कहा जाता था। इस प्रकार से 5 प्रकार की भूमि चोल साम्राज्य में होती थी। भूमि को 5 प्रकारों में बांटा गया था। आगे देखते हैं, हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्राह्मण दय प्राप्त हुआ। ब्राह्मण दय मतलब वही भूमि का प्रकार। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्राह्मण दय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर बैरोवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसे था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की
रेख के सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिख जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था, मतलब कि कौन समिति का हेड बनेगा, और वो एक छोटा सा बच्चा इस काम को करता था, जैसे आज के समय में हम लॉटरी कह सकते हैं। आगे देखते हैं अभिलेख और लिखित सामग्री। अभिलेख मतलब जो लिखावट थी पहले, और लिखित सामग्री, यहाँ दोनों उसी तरह की बातें। उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, मतलब कि सरकार उससे टैक्स लेती है, ऐसे लोगों को ही सदस्यता मिल पाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते नहीं जमा कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारियां मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों को जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पोरिया पूर्णम से एक उदाहरण, अंडनूर की सरहदों पे फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अंटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह, पुलाया उसे कहते थे, एक ऐसा समूह होता था जिसे ब्राह्मण या और वेलल्ला प्रतिष्ठित समाज से बाहर मानते थे। लोगों को एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों से लगे खेतिहार मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के आहतों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारूद पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन से बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुत्तियों पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पौ फटने से पहले तगड़े पुलैयर यानी पुलाया का बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कुटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। मतलब उस समय के जीवन के बारे में बता रहा था कि सुबह सुबह लोग क्या करते थे या दिन भर क्या करते थे। और ऊपर जो बताया है वह उस समय जो सदस्यता लेते थे, सभा के सदस्य बनना चाहते थे, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या कारण होने चाहिए, तब लोगों को सभा की सदस्यता प्राप्त होती थी। अब देखिए यहाँ ऊपर वाले से एक प्रश्न पूछा कि क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? क्या आप समझते हैं कि समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता है? तो हम कह सकते हैं। और जहाँ तक स्त्रियों के बारे में हो गया तो आपका क्या अंदाजा देख सकते हैं। आगे बता रहा है, जो नीचे बताया है उस समय का जीवन, उसमें बता रहा है कि क्या इस पूर्वे में कुछ ब्राह्मण थे जितनी तरह की गतिविधियां चल रही थी उनसे वर्णन कर सकते हैं कि आपके ख्याल से अभिलेखों में इन सब का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा चीन के बारे में बता रहा है। जब वहाँ तांग वंश के युग का चीन, जब वहाँ तांग वंश अपना साम्राज्य था, तांग वंश का साम्राज्य था, चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक यानी 7वीं से 10वीं सदी तक चीन में चला था, सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। मतलब इस राजधानी में बहुत अन्य देशों से लोग आते जाते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। मतलब इसमें कुछ बदलाव हुए, लेकिन इस तरह की व्यवस्था 19वीं यानी 20वीं सदी तक कह सकते हैं, 20वीं सदी के शुरुआत तक रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी, ऐसा यहाँ सवाल पूछा है। देखिए इस प्रकार से हमारा ये अध्याय 2 नए राजा और उनके राज्य समाप्त होता है। इसमें हम लोगों ने राजाओं के बारे में, नए नए जो राज्य उभरे थे और अपने अपने समय में क्या क्या उन लोगों ने सुधार किए। जैसे चोल वंश आया तो खेती बाड़ी, सिंचाई व्यवस्था पे ध्यान दिया, और भी बहुत सारे चीज़ों को जाने, जैसे नए राजवंशों का उदय, राज्यों में प्रशासन, प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, मतलब जो भूमि दान देते थे उसमें जो प्रशस्तियाँ अपना तारीफ लिखवाते थे। धन के लिए युद्ध यानी मंदिरों आदि को लूटा जाता था, जैसे महमूद गजनवी ने जो लूटा था। इस प्रकार से
कृषि और सिंचाई व्यवस्था जो कि चोल साम्राज्य में काफ़ी विकास किया था, साम्राज्य का प्रशासन आदि बातों के बारे में जाना। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इस प्रकार से क्लास 7 का अध्याय नंबर 2 भी समाप्त होता है। इसी तरह हम लोग अगले अध्याय को जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और कहीं कुछ दिक्कत है तो कमेंट भी कर सकते हैं, कोशिश करेंगे उसे बताने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।